नितिन गडकरी साहब ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला रखा है इंडिया में, विच इज इथेनॉल। हम सब अपने पेट्रोल में एक चौथाई इथेनॉल लेके डालते हैं। ये इथेनॉल का प्रोडक्शन बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? सारा शुगर केन वहां होता है, सारी मेज वहां हो रही है, इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है बाकी मुल्क में। तो या तो अगर अगर इफ वी आर वेरी सीरियस अबाउट बिहार, देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार शुड इंसिस्ट कि हिंदुस्तान का 25% इथेनॉल बिहार से खरीदा जाए, 50% इफ आई कैन गो इवन फर्दर। तो उससे ना इट विल बी अ रिमार्केबल वैल्यू एडिशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर को वहां पे बहुत बढ़ावा दे। आपकी सड़कें बन गई हैं, मोटरसाइकिलें खूब चल रही हैं, और इस वजह से अगर खेती चल निकलेगी और असंगठित क्षेत्र में ये मैन्युफैक्चरिंग चल निकलेगी तो रोजगार पैदा होगा। अगर असंगठित क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा होगा तो ये जो पलायन है वो काफी कम हो सकता है। स्थिति इस तरीके से धीमे धीमे अगर बदलेगी तो आप पाएंगे कि एक दिन 5-10 साल में ऐसा भी आएगा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज जो कम हो रही हैं वो कम इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कोई नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, और जो बैंकों में सेविंग्स इकट्ठा है उसमें बढ़त हो रही है, उसका इस्तेमाल किया जाए। तो सरकार अगर मदद करे और ये जो बैंकों में सेविंग्स इकट्ठा हो रही है तो उसका इस्तेमाल हो और उसका निवेश होगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो इतना हमें निराश भी होने की आवश्यकता नहीं। जी, वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज हम बिहार के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ट्राई एंड मेक बिहार ग्रेट अगेन। एक ज़माने में बिहार बहुत मशहूर था, इट वाज ए ग्रेट स्टेट। बिहार यूज्ड टू बी ए ग्रेट इंडियन स्टेट, लेकिन अब वो इंडिया में, उसको बाद लोग बीमारू स्टेट कहते हैं। इट इज़ अ स्टेट विच इज़ ईजिली द पुअरेस्ट स्टेट, सेकेंड बिगेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन। तो हम बिहार की स्वॉट एनालिसिस करेंगे इस शो में। हमारे साथ दो बहुत वरिष्ठ, आई हैव लर्न्ड ए न्यू वर्ड, वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर संतोष मेहरोत्रा और डॉक्टर आमिरुल्लाह खान। इन दोनों की खास बात यह है कि दे हैव डन मल्टीपल चीज़ें, यानी ये एकेडमिया में तो है ही, बट दे हैव आल्सो वर्कड इन द गवर्नमेंट एंड दे हैव आल्सो वर्कड इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसा कि यूएन के जो यूएनडीपी है। So they have international exposure for development economics. They also have policy planning इंडिया में, और फिर एकेडमिया में तो है ही। तो इन दोनों के साथ मिलकर we will try to unravel the puzzle that बिहार is। इतना डायनामिक, इतना यूथफुल स्टेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिहार के बच्चे 1 करोड़ की तादाद में आर माइग्रेटिंग। मैं सुना कि 1 लाख से कम लोग बाहर गए हैं, बाहर से आई मीन इंटरनेशनली, लेकिन 1 करोड़ के करीब और डोमेस्टिक माइग्रेंट दूसरे स्टेट्स में, वेयर दे आर यूजुअली डूइंग लेबर वर्क। और सुना कि ऑन एन एवरेज बिहार की फैमिली को 30-40 हज़ार रुपए सालाना वो भी जाते हैं वापस। सो मेनी बिहारी फैमिलीज आर डिपेंडेंट ऑन उनके जो बच्चे बाहर दूसरे स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो गोल इज के एट द एंड ऑफ इट के हम कुछ ऐसे निशानदेहियां करें जो बिहार की सरकार और जो प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये फायदेमंद हो। तो मैं शुरू करता हूं बाय शोइंग यू डेटा। ये बहुत ही डेटा फोकस्ड शो है, इसलिए अगर आप इसको सुन रहे हो, मैं जानता हूं कि तकरीबन 60 से 70% लोग सुनते हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि कोशिश करें कि इसको देख लें रादर देन सुने। तो हम इंशाल्लाह आज बिहार को, उससे पहले मैं फॉर्मली वेलकम कर लेता हूं डॉक्टर संतोष जी और आमिरुल्लाह खान को। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो सर पहली चीज मैं बता देता हूँ हमारे सुनने वाले दर्शकों को कि हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं। देखिए, ये जो स्लाइड है वो पूरा का पूरा लिस्ट करती है कि ये डेटा कहाँ कहाँ से आया। इकोनॉमिक और ग्रोथ डेटा कहाँ से लिया, जैसे कि बिहार के बजट से। बिहार की एक इकोनॉमिक सर्वे बिहार का भी होता है, वो रिजर्व बैंक, नीति आयोग,
फिर बाज ऐसे प्रमोशन और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वेबसाइट्स हैं जैसा कि इंडिया ब्रांड इक्विटी, और फिर हेल्थ सेंसर्स, पुराना जो सेंसस का डेटा है उसका, और फिर जो उसके बेसिस पे जो एस्टिमेट्स हुए हैं आबादी के, तो ये सोर्सेस हैं डेटा के। और फिर डॉक्टर संतोष और डॉक्टर आमिरुल्लाह खान से भी मैंने थोड़ी चीज़ें हासिल की हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ पर गौर करना है तो बेसिकली इसको रोक लें, इसको पॉज करके यू कैन पेरियूज द सोर्सेस ऑफ द डेटा। तो मैंने एक होमवर्क दिया था हमारे वरिष्ठ इकोनॉमिस्ट को कि भाई थोड़ा स्वॉट एनालिसिस करें। स्वॉट एनालिसिस अगर आप नहीं जानते हैं तो उसको स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स कहते हैं, कि आपकी ताकतें क्या है, आपकी कमजोरियां क्या है, और फिर देखते हैं कि इस माहौल में आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है और आपके लिए क्या खतरे हैं। और ये स्वॉट एनालिसिस सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया हुआ है, दूसरे थ्रेट्स जैसा कि सिक्योरिटी वगैरह पे नहीं गए हैं। तो आमिरुल्लाह, लेट्स स्टार्ट विथ यू। या आमिरुल्लाह खान के स्ट्रेंथ्स ये हैं, जरा आप इस पे कुछ गौर करें तो इट विल बी ग्रेट। जी, तो देखिए, जैसे कहा जा रहा है, जैसे बताया जा रहा है, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बिहार हिंदुस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन के एतबार से। यूपी के 200 मिलियन और बिहार के 130। तो बहुत बड़ा स्टेट है, उस वजह से पॉपुलेशन जो है वो बड़ी है। इस पॉपुलेशन की खासियत ये है कि ये बहुत यंग पॉपुलेशन है। इसकी मीडियन एज 25-26 के आसपास होगी। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि बिहार की ये बड़ी स्ट्रेंथ है, उसकी पॉपुलेशन, खुसूसन वो पॉपुलेशन जो अभी कम उम्र है। दूसरे जो एक उसको स्ट्रेंथ ही कहिए कि सबसे गरीब स्टेट है हिंदुस्तान का। 75,000 पर कैपिटा इनकम है साल भर की, जिसका मतलब ये कि $800 यानी हर आदमी 6,000 रुपए कमाता है ऑन एन एवरेज। तो इससे तो नीचे जा ही नहीं सकता, आगे बढ़ेगा। इसमें जो एक खास बात मैं शुरू में ही बताने जाना चाह रहा हूँ मुख्तदर, वो ये कि जो ये हम लो बेस और लार्ज पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, उसमें वो जो बिहार का ईस्टर्न इलाका है, वो जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां के, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और खुसूसन किशनगंज, ये जो है 4, ये बड़ा ही वीक लिंक है बिहार का। इसमें ज्यादातर मुसलमान पॉपुलेशन है, खुसूसन किशनगंज में। ये बॉर्डर्स पे हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स, और एक भी इनमें शहर नहीं है, छोटे छोटे टाउन है ज्यादा से ज्यादा, और वो टाउन भी ओवरग्रोन विलेजेस लगते हैं। तो यहाँ पे जो हम वीकनेसेस बता रहे हैं वो खुसूसन वहां पे है कि बिल्कुल ही एजुकेशन सिस्टम गायब, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम पे 2-4 रोड, और आप में से जिन्होंने वहां ट्रैवल किया होगा वो जान सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। जिन्होंने नहीं ट्रैवल किया वो समझ ही नहीं सकते कि मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ 2025-26 में। बिहार में अजीब बात यह है कि लो लेवल ऑफ एजुकेशन के बावजूद 55% जीडीपी और एसडीपी आता है सर्विसेज से। तो ऐसा स्टेट जहां पे वेज रेट इतने कम हो, ऐसा स्टेट जिसमें इतने बहुत से लोग रहते हो, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक बड़ा सोर्स ऑफ डिमांड है। जो अच्छी बात रही है बिहार में कुछ सालों से, तो तकरीबन 15-20 साल से, वो ये कि बिहार से एग्रीकल्चर ग्रोथ बड़ी स्ट्रांग रही है, खुसूसन हॉर्टिकल्चर और हाई वैल्यू एग्रीकल्चर में। और वो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो एक अजीब बात हुई इस इलेक्शन में बिहार में, पहली बार बिहार हमेशा से एक ऐसा स्टेट रहा है जो कि कास्ट रिडन रहा, लेकिन रिलीजियस लाइंस पे डिवाइडेड नहीं रहा। हिंदुस्तान के एक चीफ मिनिस्टर जो
एक एक चीफ मिनिस्टर मुसलमान महाराष्ट्र से थे, थोड़े दिन के लिए असम में थी, लेकिन बिहार ने मुसलमान चीफ मिनिस्टर भी दिया है। और बिहार में कम्युनल लैंग्वेज बहुत कम सुनाई देती थी। इस वजह से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व फोर्स हैज वन अ मेजोरिटी। नॉर्थ इंडिया में ऐसा सिर्फ बिहार था जो सेक्युलर स्टेट था, वो भी चला गया है। इसी वजह से वो हमारे लिए बड़ा खतरा है। और आखिरी बात मैं ये कहूं कि एक आंकड़ा कि 52% औरतें बिहार में कंप्लीटली इलिटरेट। कोई ऐसा स्टेट नहीं है इंडिया में, बल्कि कोई ऐसी जगह दुनिया में नहीं जहां पे 50% से ज्यादा औरतें टोटली इलिटरेट हो। ये एक डेटा पॉइंट दे रहा हूं जस्ट ये बताने के लिए कि मेल फीमेल डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है एक ऐसी स्टेट में जहां पे एवरेज लेवल ही इतना नीचे है। तो आप समझ रहे होंगे कि आधी पॉपुलेशन, 65 मिलियन पॉपुलेशन औरतों की किस बुरी हालत में होगी, नौकरी नहीं, पैसे नहीं और पढ़ाई भी नहीं। तो दैट वाज द सिनॉप्सिस मुख्तसर दैट आई वांटेड टू स्टार्ट। थैंक यू सर। वी विल मूव टू संतोष जी। संतोष जी, आपका ये स्लाइड है, आपका होमवर्क प्रेजेंट करिए आप क्लास को। जी जी, शुक्रिया। तो मजबूतियां, स्ट्रेंथ्स, बिहार में क्या संभावनाएं हैं? सबसे बड़ी बात देखिए, हमको ये समझना चाहिए, एक तो इससे पहले कि मैं मजबूती पे आऊं, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी में इस बिहार की समस्याओं को समझना जरूरी है। बिहार अगर देश का सबसे गरीब राज्य है तो वो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि ऐतिहासिक रूप से यहाँ जमींदारी का प्रकोप 18वीं शताब्दी से चला रहा है। जब परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेजों के राज के समय शुरुआत अंग्रेजों की राज की हो रही थी, तो जहां तक मुझे याद है परमानेंट सेटलमेंट शायद 1764 में शुरू होता है। और उसके बाद जमींदारी का जो प्रकोप है और उसका जो खमियाजा आम जनता ने भुगता, फ्यूडलिज्म का इतना एक्सप्लॉयटेशन था अंग्रेजों के जमाने में कि वो कभी गया नहीं। तो मैं आपको 1960 का एक आंकड़ा बताता हूं कि 1960 में भी भारत के राज्यों की अगर आप प्रति व्यक्ति आय एक राज्य से दूसरे राज्य को की तुलना करें तो आप ये पाते हैं कि तब बिहार की प्रति व्यक्ति आय 70% थी भारत की प्रति व्यक्ति आय, जब भारत स्वयं काफी गरीब देश था। और वो 70% जो तब था सन 60 में, वो धीमे धीमे कम होता हुआ 2005 में जब नीतीश कुमार जी की 20 साल की सरकार शुरू होती है 2005 में, तब वो 30% रह गया था। 70 से 30%, यानी कि बाकी देश तो तरक्की कर रहा था मगर बिहार में वो तरक्की नहीं दिखी। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये ऐतिहासिक कारण है। अब देखिए, अब मैं स्ट्रेंथ पे आ जाता हूं जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडो गैंजेटिक प्लेन का सबसे फर्टाइल जमीन बिहार की है। उसका कारण है कि गंगा जी तो बहती हैं, पूरे बिहार के थ्रू जाती हैं, यूपी से आती हुई, मगर उत्तर से भी नदियां हैं, दक्षिण से भी नदियां हैं, वो जाकर के बिहार में गंगा जी में जुड़ती हैं। और इसका खमियाजा भी बिहार भुगतता है और उसका फायदा भी है, क्योंकि इरिगेशन की उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हर जगह अच्छा खासा पानी है नदियों की वजह से। मगर बाढ़ का भी बड़ा प्रकोप है, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। दूसरा स्ट्रेंथ ये मैं दिख रहा हूं कि मतलब हाल में ग्रोथ बड़ी
तेज रही है, विकास दर तेज रही है। वो विकास दर जाहिर है, एक आमिर तो बात कर रहे थे खेती की, अ, खेती में तो तरक्की हुई है, मगर गैर कृषि क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन में बड़ी बढ़ोतरी हुई है और सर्विसेज में भी रोजगार बढ़ा है। अच्छा, कमजोरियां ये रही हैं कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही कमजोर है। देश भर में अगर कोई प्रदेश है जहां मैन्युफैक्चरिंग, मतलब संगठित क्षेत्र की ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी नहीं है, वो बिहार है। और गवर्नेंस भी बहुत बहुत रद्दी रही है, बहुत फ्यूडल राज्य है, फ्यूडलिज्म आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी है। मगर अपॉर्चुनिटीज कुछ हैं जिनकी हम चर्चा हमको करनी चाहिए, क्योंकि ये तो है ही कि सेविंग्स इकट्ठा हो रही हैं। कैसे इकट्ठा हो रही हैं? हालांकि आमदनी कम है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने शुरू में ही चर्चा करी कि रिमिटेंस बड़ा आता है। बिहारी विदेश में भी है, वो उसकी संख्या कम है, मगर देश भर में जैसे आपने कहा 90% जिसने पलायन किया है वो देश में ही फैला हुआ है, और वो जम के सेविंग्स रेमिटेंस वापस घर भेजता है। अब बात यह है कि गवर्नेंस की स्थिति की वजह से, मतलब पुलिस की ऐसी दुर्दशा है कि वो सेविंग्स तो है, मगर उसका इस्तेमाल नहीं होता, बिहार में नहीं होता। अब बिहार में इस्तेमाल अगर नहीं होगा तो होगा ये कि वो जो बैंकों में पैसा जमा है वो चला जाता है दक्षिण के राज्यों में जहां। तो ये एक संभावना है कि उस क्रेडिट अगर हम वो माहौल बनाएं जिसमें गवर्नेंस सुधरे और इन्वेस्टमेंट बढ़े, तो संभावना जरूर बनती है। अच्छा देखिए, एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है, जो मुझे कमजोरी में शायद लिखना चाहिए था, मगर एक तरीके से मैं अपॉर्चुनिटी में इसलिए लिख रहा हूं कि एकमात्र हमारे देश का प्रदेश ऐसा बचा है, बिहार, जहां महिलाओं के जो बच्चे हो रहे हैं वो आज की तारीख में कम होते होते भी हर महिला के 3 बच्चे हो रहे हैं। यूपी में ये संख्या 2.5 हो गई है, और देश भर में तो केवल 2 रह गई है। तो यूपी, बिहार और झारखंड केवल 3 बड़े प्रदेश हैं जिनमें ये जनसंख्या वृद्धि दर काफी बढ़ी हुई है। मगर इसको ठीक करना आसान है अगर हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे, जिसके बारे में हम चर्चा आगे कर सकते हैं, अगर तवज्जो दी जाए। मगर क्योंकि वृद्धि दर ज्यादा है जनसंख्या की, तो जाहिर है जैसे आमिर ने कहा बड़ी यंग पॉपुलेशन है, और वो क्योंकि बिहार में रोजगार कम हो रहा है, गैर कृषि क्षेत्र में सब बच्चे पढ़े लिखे जा रहे हैं। वो बात सही है कि फीमेल लिटरेसी बहुत कम है, मगर युवतियां जो हैं, लड़कियां सारी पढ़ी लिखी जा रही हैं। इतना काम तो जरूर बिहार में हुआ है, नीतीश जी ने किया है कि स्कूल हर जगह खुल गए हैं और बच्चियां खूब स्कूल में गई हैं, उनको 9वीं 10वीं कक्षा तक जा चुकी है। मगर इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। अब पैसे वाली दिक्कत ये होती है कि बिहार हमारे देश के 2-3 ऐसे राज्य हैं जहां प्रोहिबिशन लागू है, यानी दारू पे तो आमदनी जो राज्यों की होती है वो गुजरात में बिल्कुल नहीं होती और बिहार में बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि नीतीश कुमार ने महिलाओं की बात मान करके महिलाओं को खुश करने के लिए प्रोहिबिशन लागू कर दिया है। तो वहां दारू आप बिल्कुल नामात्र को, मतलब लीगल तौर पे, वैध तौर पे तो बिल्कुल पाएंगे नहीं, और अगर अवैध तौर पे हो रहा है वो एक अलग एक मुद्दा है। तो इसलिए बहुत, मतलब समस्याएं हैं। पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, इसीलिए सरकार हाथ जोड़े खड़ी रहती है केंद्र के सामने कि हमको पैसा और दीजिए। जी, ओवरऑल बिहार का डेटा दिखाता हूं तो ये है, जो हम कंपेयर भी कर सकते हैं दूसरे स्टेट से। तेलंगाना और गुजरात को भी मैंने इसलिए लिया कि दीज आर द स्टेट्स विच आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, और फिर वेस्ट बंगाल और केरला के स्टेट्स को भी लिया है। तो एक पूरा ज्योग्राफिक और आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम पूरा कवर हो जाता है। मतलब
बिजनेस फ्रेंडली गुजरात और लेबर फ्रेंडली वेस्ट बंगाल, फिर तेलंगाना भी है इसमें। तो अगर आप बिहार को देखें तो बिहार का पॉपुलेशन जो है वो 130 मिलियन यानी 13 करोड़ है, और उसकी जीडीपी 110 है। अगर आप फॉर एग्जांपल बंगाल से कंपेयर करें तो बंगाल की आबादी कम है लेकिन तकरीबन डबल है उसकी जीडीपी, और बंगाल इज आल्सो नॉट सीन एज ए मतलब वेरी रिच स्टेट। और अगर जीडीपी पर कैपिटा अगर आप देखें तो वहां पे नजर आता है बिहार 800 है, और उससे 6 गुना ज्यादा अमीर तेलंगाना है 4900। और फिर और अगर आप उसको भी ले ले गुजरात, दैट इज आल्सो नियरली 5 गुना से ज्यादा है। वेस्ट बंगाल, केरला, ये सारे के सारे स्टेट्स आर बॉर्डरिंग ऑन जो वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन है अपर मिडिल इनकम के करीब पहुंच गए हैं, खासतौर से तेलंगाना, गुजरात और केरला। लेकिन बिहार वाकई में बहुत ही पिछड़ा हुआ लगता है व्हेन यू लुक एट द जीडीपी पर कैपिटा। और फिर आप उसके अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें, आप अगर तेलंगाना से कंपेयर करें, तेलंगाना से तकरीबन ये 2.5 गुना ज्यादा बड़ी आबादी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में कितना फर्क है। $3 बिलियन टोटल बिहार का एक्सपोर्ट्स है, और तकरीबन 40 यानी इट इज लाइक 14 गुना ज्यादा है तेलंगाना इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बिहार की सबसे कम है, मोस्ट स्टेट 70 के ऊपर है, बिहार इज कैचिंग अप एट 69। और लिटरेसी लेवल्स देखिए आप, बिहार बहुत ही पिछड़ा हुआ है कंपेयर टू से केरल। फॉर एग्जांपल केरला 96 पर है, बिहार 62% है। एंड आई थिंक द टोटल एवरेज इज कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ द फीमेल लिटरेसी लेवल्स। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हर इंडिकेटर पर बिहार इज लैगिंग। जो प्रधानमंत्री बार बार जो विकसित भारत का ख्वाब जो दिखाते हैं लोगों को और कहते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत बन जाएंगे, वो मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वो अपर मिडिल इनकम है संतोष जी, आमिर जी। इट इज नॉट मतलब इट्स नॉट लाइक डेवलप्ड इकोनॉमी, इट्स लाइक इट इज अपर मिडिल इनकम, नॉट अपर इनकम इकोनॉमी। यानी जो तेलंगाना का डेटा है इस वक्त, तेलंगाना, गुजरात, दैट इज व्हाट इज विकसित भारत। तो आप आज देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं कि पूरा देश कैसा बने। इट इज द एक्सपेक्टेशंस विल बी कि इट शुड बी ओवर द लोअर अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी। तो ये सारा डेटा देखते हुए और फिर उसकी जो रिलेटिव वो अगर आप कंपेयर करते हैं, देखिए बिहार को मैंने एक इंटरनेशनली 2 मुल्कों के साथ भी कंपेयर करने की कोशिश की जिनकी आबादी बिहार के करीब हो। तो बिहार की 110 मिलियन है, और वियतनाम को देख लें आप 100 मिलियन है। लेकिन उनकी जीडीपी अगर आप देखें कितना फर्क है। सॉरी, बिहार का 130 है पॉपुलेशन, बिहार की जीडीपी 110 है, और वियतनाम उससे 4 गुना ज्यादा है। इनफैक्ट मोर देन 4 टाइम्स रिचर। पर कैपिटा इनकम भी 6 गुना से ज्यादा है। वियतनाम की पर कैपिटा इनकम इज लाइक तेलंगाना। और सबसे उसकी सिंपल रीजन जो नजर आ रही है वो एक्सपोर्ट्स। आप देख लें, एक्सपोर्ट्स बिहार के 3 बिलियन है और वियतनाम के 370 बिलियन। इट इज लाइक शॉकिंग कि इतना फर्क। और वियतनाम ऐसा कोई बड़ा मुल्क मतलब डेवलप्ड मुल्क, इट्स ए कम्युनिस्ट सरकार है इनकी। लेकिन चंद साल पहले जब चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजीज जो अडॉप्ट किए थे वेस्टर्न कंट्रीज उनकी सप्लाई चेन को डिवर्सिफाई करने के लिए, तो जब एप्पल जो सेलफोन्स बनाता है अमेरिका के लिए, वो भारत से आते हैं आजकल। तो जब वो आया था तो काफी चर्चा थी कि इंडिया विल बिकम द ऑल्टरनेटिव या सप्लीमेंट टू चाइना, लेकिन वो वियतनाम और मेक्सिको ले गए सर। तो ये जो नतीजा आपको दिख रहा है कि सिर्फ अमेरिका के सेलफोन्स भारत में बनते हैं, बाकी सारी दुनिया के सेलफोन्स चाइना में बनते हैं। लेकिन जो अमेरिका के लिए लैपटॉप्स, आईपैड्स और वॉचेस हैं वो सारे के सारे वियतनाम में बनते हैं। तो चाइना ने उसको वहां पे मूव कर दिया है। एंड व्हेन यू लुक एट बिहार,
बिहार की आबादी और मतलब इट कुड बी ए ग्रेट सोर्स फॉर देयर क्या कहना चाहिए आप प्रमोशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये क्यों नहीं होता सर? लाइक बहुत आसान उसका जवाब है डॉक्टर साहब। का जवाब ये है, दो बड़े बड़े जवाब हैं। एक तो बिहार लैंडलॉक्ड प्रदेश है और वियतनाम चीन के बगल में लैंडलॉक नहीं है, बिल्कुल बड़ी लंबी उसकी कोस्ट लाइन है और उसका बहुत फर्क होता हैगा। आप पाएंगे कि हमारे जो प्रतिव्यक्ति बढ़े हुए या बढ़त वाले जो राज्य हैं वो सारे कोस्टल स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सारे उनकी प्रति आय, ये सारे उनकी प्रति आय कहीं ज्यादा है हमारे लैंडलॉक स्टेट से। तो एक तो मोटी बात यह है। दूसरी मोटी बहुत बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो कोस्टल होने की वजह से वियतनाम वाज एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बहुत शुरू से 40 साल पहले से उन्होंने शिक्षा पे भयंकर तवज्जो दे करके, शिक्षा और स्वास्थ्य पे भयंकर तवज्जो दे करके उन्होंने अपनी प्रति आय बढ़ानी शुरू करी। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर बहुत तेजी से कम कर ली। यानी कि देयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केम डाउन, फर्टिलिटी रेट ऑफ एवरी वुमन केम डाउन 20 years ago। मतलब तो इन दो मामलों में, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में, वो हमसे इतना आगे है। तो इसलिए उनको कहीं ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया। अब हमारे कोस्टल स्टेट्स को भी देख लिए, जहां अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है, तमिलनाडु ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, वहां वो उनमें खूब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। क्यों आता है? एक तो कोस्टल है, दूसरा उसका बहुत बड़ा कारण यह है कि शिक्षा पे। जी आमिर, व्हाट डू यू सी, ये जो डेटा मैंने तुमको बिहार के बारे में दिखाया है, लाइक इट्स तो यू नो दो तीन चीजें मैं क्विकली जिक्र कर दूं। पहले ये कि इस किस्म की इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा रेमिटेंस बेस्ड हो, एंड दिस इज रेमिटेंस फ्रॉम द वेरी पुअर, इज ऑलवेज अ वीक इकोनॉमी। प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं, zero investment, even in the few sectors that historically did well. For example, वो भागलपुर belt was a pretty strong textile belt, and it is now a den of poverty. तो उसकी वजह से there is nothing happening by way of investment in Bihar. It, in any perception of investment index, it will come very poor, bad law and order, poor infrastructure, poor governance, and very importantly, no urbanization. You see, बिहार की 10% आबादी रहती है शहरों में, 90% आबादी गांव में रहती है। I mean, even Ethiopia would be much better in terms of urbanization. So those are the big problems that Bihar faces. But one indicator, and Santosh Saab ne allude kiya usko, and I want to talk about a little bit because I know that a little better than the others, having worked in the health sector in Bihar. Health indicators Bihar ke itne खौफनाक है कि that alone will explain to you what the problem in Bihar is. There are districts in Bihar that have never seen a specialist doctor, right? There is 50% of the population that of the child population that suffers from 50% that suffers from stunting. Where you have a situation where आपके 50% बच्चे स्टंटिंग और वेस्टिंग में मुब्तला हो या अंडरवेट हो, तो आधी आबादी ऐसी होगी जो whose mortality will be, or whose morbidity will start at 40 and 45. They will not be productive beyond that level. Anemia among women, 2/3 of women in Bihar in that 15 to 49 reproductive age group
are anemic, which means that their children will have low birth weight. आप अब भी देखिए कि contraceptive prevalence in Bihar is just about 50%. So when you see all this with a huge burden of disease, when you see, a situation where the health system is totally broken, it is that vulnerability. आपको हमेशा ये धड़का कि ये जो मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, मैं इसको किस पे खर्च करूं अगर कोई बीमार हो जाए तो. So therefore, that vulnerability you see in Bihari household everywhere. That is the reason why the sources of demand are negligible. That is the reason why people are very worried about any form of emergency that can come about. That is compounded with the fact that there is such low level of migration towards urban. बहुत बात होती है कि बिहारी जो हैं वो दिल्ली में और गुजरात में और हरियाणा में बहुत सारे हैं, लेकिन वो few thousands, right? From a state that has 130 million people who all live in Bihari villages and have no. 13 करोड़ में से 1 करोड़ बिहारी बाहर है. सोचो आप कि 12 करोड़ वहां है जहां पे कुछ नहीं है. There is nothing. What are those 12 crores doing? See, in an ideal situation 1 करोड़ रहने चाहिए थे बिहार में, क्योंकि खाने को 12 करोड़ के लिए नहीं है वहां पे. That is the tragedy that the situation that Bihar is in, we should have had exactly the other way around. We should have had many more Biharis migrating, like in Kerala. You see, why is it that Kerala has a higher level of migration despite being a better off state? Because there is very little industry. That's what should have happened with Bihar. But Bihar, एक तो हम बिहारियों को ट्रीट खराब करते हैं all over India. दूसरे, there is a lack of exposure. तीसरे, there is this vulnerability in terms of health and education that does not allow people to migrate. अगर आप बिहार और केरला का माइग्रेशन कंपेयर करें, क्योंकि केरला का माइग्रेशन वाज टू द मिडिल ईस्ट जहां पे हाई वेजेस था. Why did Bihar not migrate to the Middle East? It's the same non-skilled, uneducated migration. Why are there not more Biharis in the Middle East than Keralites? इतने से Keralites वो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी unskilled jobs कर रहे हैं. So you see, the thing is that what I'm talking about is that migration is a function of so many different issues, and one of that is the confidence to go out or the confidence to go abroad and the networks that exist. And that is why, despite being such a poor state, Bihar, I would say, still has far lower levels of migration than we would have expected it to. Forget migration outside the state, even migration within the state. Why do people continue to live in Araria when the minimum wage or the wages in Patna are 3 times the wages there? There is a problem that we are not seeing, and that problem, as Santosh said very, very blatantly, is a problem of a broken education and a health system. कोई पढ़ा लिखा नहीं है, इन्हें 10वीं पास नहीं किया है, 7वीं पास नहीं किया है, वो कहां जाए? और आधी औरतें जिन्होंने कभी स्कूल गया ही नहीं, देखा ही नहीं. So therefore, if you look at it, मुझे बताएं कि ये बिहार से निकल के गुजरात, मतलब गुजरात, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद भी आजकल मैं सुना कि बिहार का एक बाकायदा गेटो बन गया है वहां पर. ये यहाँ आते हैं काम करने, पटना क्यों नहीं जाते? पटना में काम हो तब तो जाएं. पटना में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा डॉक्टर साहब. दिक्कत ये है, जैसे आमिर ने बिल्कुल वजह फरमाया कि अर्बनाइजेशन की रेट प्रदेशों की तुलना अगर आप करें तो बिहार में सबसे कम है. 2011 का सेंसस हमें यह बता रहा था कि देश में 31% जनसंख्या हमारे देश की शहरों में रहती है. बिहार में तो आज भी वो 10-12% से ज्यादा नहीं है. दिक्कत समझिए, एक बड़ा शहर है वो है पटना. उसके अलावा जो शहर हैं वो अब कुछ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन जो हुआ है वो अब मुफस्सिल टाउन, सेंसस टाउन बन गए हैं. मगर देखिए, ये अर्बनाइजेशन तब होता है जब एक डायनामिक होती है. दिक्कत यह है कि जैसे आमिर ने कहा, बिल्कुल वजह फरमा रहे मैं, और उस स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर थोड़ा सा और गहराई पे जाना चाहता हूं, क्योंकि मैं
आजकल अपने बिहार के पीएचडी छात्रों के संग बिहार पे ही एक किताब लिख रहा हूं जो करीब करीब खत्म हो गई है, बिहार के विकास पे और रोजगार पे। हमने एक चैप्टर उसमें केवल सरकारी रोजगार पे तवज्जो दी। हमने ये देखा कि राज्य सरकार के स्तर पे 80% जो मुलाजिम होता है वो या शिक्षा में होता है, या स्वास्थ्य में होता है, या पुलिस होता है। ये तीन सेक्टर में अगर मुलाजिम नहीं है तो आप पाएंगे कि पोस्ट है मगर पोस्ट पे आदमी अपॉइंटेड नहीं है। अब कहानी सुनिए, स्वास्थ्य की हालत सबसे बदतर है और आमिर ने बिल्कुल बजा फरमाया कि आपको सरकारी अस्पताल में डॉक्टर स्पेशलिस्ट तो छोड़िए, डॉक्टर नहीं मिलेगा आपको, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ नहीं मिलेगी। और इन कारण, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि बिहार की सरकारों ने स्वास्थ्य और कुपोषण पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है। टोटल इन तीन सेक्टर में 6-6.5 लाख पोस्ट खाली हैं और लालू यादव की सरकार में, जिसको जंगल राज कहा जाता है, जो 95 से नहीं 90 से 2005 तक वो मुख्यमंत्री थे, उस दौरान तो वैकेंसी भयंकर रूप से बढ़ी क्योंकि वो एक जातिवाद वाला रवैया अपना रहे थे। क्योंकि वो चाहते ये थे कि हर जगह यादवों को रोजगार मुहैया करा दिया जाए, उनके जाति को, यानी जो अपर ओबीसी है, अपर ओबीसी जिसके तेजस्वी और लालू प्रतिनिधि हैं, उन्होंने ये जहां जहां पाया कि अपर कास्ट के लोग सरकारी नौकरी में हैं तो जैसे जैसे वो रिटायर होते गए, अगर वो यादवों को नहीं पा पाए वहां पर नियुक्त करने के लिए, तो वो स्थान रिक्त रहा, खाली रहा। तो इसकी वजह से 2005 में जब इनकी सरकार आती है तो रिक्त स्थान बहुत बढ़े हुए थे। अच्छा, दिक्कत यह है कि कंगाली की स्थिति इतनी रही है कि पिछले 20 साल से इन्होंने नीतीश कुमार की सरकार ने भी जो रिक्त स्थान थे, वेकेंट पोस्ट थे, उनको भरा नहीं अधिकतर। वो तो पिछले 2-3-4 साल में ही केवल कुछ टीचरों की नियुक्ति की गई है, कुछ पुलिस कर्मियों की, कांस्टेबल्स की नियुक्ति की गई है, और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति में तो बहुत कमी रही है, बहुत कमी रही है। तो इन तीनों सेक्टर में अगर आपके पास लोग ही नहीं है, टीचर व पढ़ाने वाले नहीं हैं, आपकी प्यूपिल टीचर रेशो इतनी भयानक है, टीचर एब्सेंटीइज्म की समस्या है, टीचर आपने पहले तो नियुक्त नहीं किया, अगर नियुक्त किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट पे नियुक्त किया, उसको आप 5,000 रुपए देते हैं, ना कि वो जो 25,000 रुपए जो परमानेंट वाला है। इस तरीके से जुगाड़ कर करके ये बिहार के स्कूल चले हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं और स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं हैं तो गरीब लोग गरीब इतने हैं कि ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट सेक्टर एक्सपैंड कर सकता है। भाई उत्तर भारत में भी और दक्षिण भारत में तो रूरल एरियाज में भी प्राइवेट सेक्टर हेल्थ में खूब एक्सपैंड कर गया, मगर वो सुविधाएं वहां पर मुहैया नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं गांव में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है डॉक्टर साहब। आमिर, संतोष जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात एक्सप्लेन की फ्रॉम अ कास्ट पर्सपेक्टिव के जब अपर कास्ट के लोग रिटायर हो जाते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट पोजीशंस, हेल्थ केयर ले लें या दूसरे पोजीशंस पर, तो एक वक्त तक दे वर नॉट फिल्ड बिकॉज उनको यादव नहीं मिले या जो कास्ट प्रेफर कर रहे थे। बट अगर आप देखेंगे कि बिहार गेट्स ए बिग शेयर ऑफ द सेंट्रल फंडिंग। ये तो एक शिकायत है कि टैक्स कम देते हैं और जो सेंट्रल टैक्स है वो यहाँ आ जाता है। तो ये तो सदर्न स्टेट्स की अब शिकायत, मतलब सब जानते हैं कि तेलंगाना, कर्नाटका, केरल वगैरह, तमिलनाडु बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं
और बिहार इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेसिपिएंट्स इनके पैसों का। और बिहार इज ऑल्सो ए स्टेट जिसके पास सरप्लस पड़ा होता है बजट का, मतलब उनके पास हजारों करोड़ पैसे रहते हैं, उनको जो मिल रहे हैं खासतौर से सेंट्रल से भी, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सक रहे प्रोग्राम्स उसका वगैरह। बड़ा कारण डॉक्टर साहब, उसका बड़ा कारण यही है कि लोग ही नहीं है एग्जैक्टली इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आप इम्प्लीमेंट, ये तो विशेष साइकिल है ना। हाँ, जी स्टेट कैपेसिटी के बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि क्या फायदा हुआ, पैसे रख कर भी आप इन्वेस्ट नहीं कर सक रहे हैं, ना तो जॉब्स क्रिएट कर सक रहे हो, ना इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा। मतलब ये इसका एहसास है या नहीं है कि हम हमारे स्टेट इज द ड्राइवर ऑफ डेवलपमेंट, उसमें ही दम नहीं है। जो म्यूटेड, आप म्यूटेड है भाई। Yes, yes. And the caste composition is very fascinating. You know, बिहार एक स्टेट है जिसने अभी वो कास्ट सेंसस भी किया है, तो it just underlines the points that have been made. एक कि वो जो the assertion by the strong OBC, the stronger backward caste has been pretty good. 30 साल से ऐसा वो चल रहा है, और उस वजह से आप देखिए कि the other backward castes have moved up somewhat in terms of per capita incomes. They were in a very bad shape. They were pretty close to the SC/ST in the 1980s. अब वो they moved up above the Muslim populations and so. But the interesting thing is that the upper caste domination continues. See, the area, the most profitable area, हिंदी so में to बोलिए say, आमिर जी। हाँ हाँ हाँ, जो सबसे मजबूत इलाका है बिहार का, पटना, वो मैथिली वाला एरिया, वो अब भी है अपर कास्ट के कब्जे में। अब भी बिहार की राजनीति बियॉन्ड द ऑब्वियस ब्यूरोक्रेसी, द लैंड ओनिंग इज स्टिल अभी भी फॉरवर्ड कास्ट की है। और आप देखिए ये जो माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, वो कौन माइग्रेट करता है बिहार से? इट इज द लोएस्ट कास्ट, इट इज आइदर द फॉरवर्ड कास्ट और द SC/ST। सो यू विल फाइंड दैट इट इज वो जो हिजरत भी होती है, जो मूवमेंट भी होता है, वो बहुत गरीबों का होता है, बहुत कम पैसों पे होता है। अभी ये जब जंग हो रही है, तो आप देखिए ये गुजरात, सूरत वगैरह से जो आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे कि लोग वापस जा रहे हैं। ये बिहार वापस क्यों जा रहे हैं दोबारा कोविड के बाद? क्योंकि वो जो 400 रुपए उनको मिलते हैं ना सूरत में, उन 400 रुपयों में उनकी जो लंच के पैसे थे 50 रुपए, वो रेस्टोरेंट्स ने बढ़ा के 75 कर दिए। जहां वो रहा करते थे 50 रुपए नाइट पे, उन्होंने बढ़ा के 80-85 रुपए कर दिए। अब वो उनको समझ में आ रहा है कि वो जो 400 रुपए कमा रहे हैं, वो 425 खर्च कर रहे हैं। तो इतने जब मार्जिन पे रहते हैं लोग, और इतने वल्नरेबल जब रहते हैं लोग, तो उनको फिर वो 400 पर डे की बात कर रहे हैं? 400 पर डे। सूरत में उमूमन 400 रुपए मिलते हैं। 400 रुपए मिलते थे, 250 रुपए खर्च किए, 150 रुपए बचा लिए। अब 400 रुपए मिल रहे हैं, 425 खर्च हो रहे हैं। सो उसकी वजह से वो लोग लौट आए वापस क्वाइटली। इतने बहुत से लोग, वो बहुत बहुत वीडियोस दिखाई इन लोगों ने कि अब आखिर क्यों वापस जा रहे हैं बिहार। वो कोविड के वक्त भी वही देखा हमने। तो आप देखिए कि ये जो कास्ट स्ट्रक्चर है बिहार का, ये इसमें यकीनन जो फॉरवर्ड कास्ट है वो बहुत कम है, लेकिन वो बहुत इन्फ्लुएंशियल है अब भी, और लैंड ओनिंग है अब भी। जो वल्नरेबल सेक्शंस पहले OBC हुआ करते थे, वो अब बेहतर हो गए, लेकिन SC/ST मुसलमान, जो कि नियरली 40% है, वो बहुत ही इतने गरीब कि उनकी पर कैपिटा इनकम अगर आप देखें 75,000 अगर औसतन है, तो वो जो गरीब है उनकी, सीमांचल फॉर एग्जांपल, उसकी पर कैपिटा इनकम आधी है बिहार, यानी 75,000 की भी आधी। तो वो तो बुरुंडी और नाइजर और माली में भी नहीं होगी उतनी भी। तो ये डेमोग्राफी और कास्ट स्ट्रक्चर इस वजह से बड़ा खतरनाक। ये संतोष जी, ये मुझे बताया कि जीते कैसे हैं? 75,000 इज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट, लेकिन 6-7 हजार रुपए महीने के। हाँ, और जो रेमिटेंसेस आ रहे हैं, कहते हैं कि एवरेज रेमिटेंसेस कुछ 40,000 रुपए है, 35 से 40,000 रुपए सालाना। तो ये सारे के सारे खानदान, आई मीन इट इज सो स्टनिंग कि
हाउ डू दे लिव ऑन दिस? मतलब बच्चे पढ़ते कैसा है? लाइक सोचिए आप, इट इज लेस देन $1,000, मतलब $800। आप सालाना $800 कह रहे हैं ना, तो आप उसको डिवाइड कर लें 12 से, इट इज $60-70 की बात कर रहे डॉक्टर हैं, साहब ऐसा है, $70। नहीं देखिए इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि ये गरीब प्रदेश है, और गुर्बत ग्रामीण इलाकों में खासतौर से काफी है, इसी वजह से पलायन होता है। मगर जी। देखिए हमें सिर्फ नकारात्मक बातें ही नहीं करनी चाहिए। हमको कार्यक्रम के अंत की ओर शायद हम आप अग्रसर होंगे, तो मेरी मेरी राय है कि कुछ पॉजिटिव्स। रचनात्मक बातें और सकारात्मक बातें भी कर ली जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ा संगीन है। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाल में जैसे शुरू में बताया गया, हाल में विकास दर बढ़ी है, तो उसके कारण भी समझना आवश्यक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आमदनी, हर परिवार में आमदनी के स्रोत नहीं है। हर परिवार में ये मान के चलिए कि अगर एक सदस्य पटना या मुंगेर या भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में काम कर रहा है, तो एक बंदा शायद तमिलनाडु या गुजरात में या बंबई में काम कर रहा होगा। तो ये सब, क्योंकि अगर परिवार बड़े हैं तो जाहिर है ये भी संभव है कि परिवार के दो सदस्य, दो भाई गए हुए होंगे हैं, और वहां से तो दो स्रोत हैं ये रेमिटेंस के, पहली बात। और ये जानना भी हमारे श्रोताओं को जरूरी है कि चार जो उपज है खेती में, उनमें काफी बढ़त आई है। मतलब देखिए, गेहूं और धान तो हमेशा से था, मगर हाल में कैश क्रॉप्स में मकई का बहुत बढ़त हुई है। और क्योंकि पानी इतना है, तो आपको शुगर शुगर केन की बहुत बढ़त हुई है। इन वजहों से जिसके पास जमीन इतनी है कि वो मकई भी वो उपज कर सकता है, और गन्ना भी, तो उस उनकी उनकी आमदनी अच्छी खासी है। तो उनके युवा जो हैं, अब आप पाएंगे कि काफी परिवार में, हाल ही में था बिहार में, और हर छोटे शहर में आपको छोटी छोटी दुकानें और युवा आदमी मोटरसाइकिल पे, स्कूटी पे आपको चलते हुए दिखाई देंगे। पटना शहर में तो आपको लड़कियां भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज जाती हुई, काम करती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि लड़कियां काफी पढ़ लिख गई हैं। इसमें बहुत बड़ा काम 10-12 साल पहले शुरू हुआ था, जब नीतीश कुमार ने साइकिलें दी थी उन बच्चियों को जो 8वीं पास कर लेते थे, और 9वीं में आने के लिए उनको साइकिलें दी जाती थी। तो उससे होता यह था कि सरकार को सेकेंडरी स्कूल बनाना कम पड़ा, और बच्चियां स्कूल जाने, 9वीं और 10वीं जाने शुरू कर दी। तो आज की स्थिति यह है, आज की स्थिति यह है कि आ, अधिकतर बच्चियां सारी पढ़ी लिखी जा रही हैं। तो वो बच्चियां गांव छोड़ करके रोजगार ढूंढ रही हैं। शहर में काफी रोजगार सर्विसेज में बढ़ा है, इसीलिए आमदनी हो रही है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी छोटे शहरों में और पटना में आपको काफी जम के मिलेगी। तो जो जैसा ट्रैफिक जाम आपको दिल्ली या बंबई या हैदराबाद में मिलता है, उससे उससे मिलता जुलता ट्रैफिक जाम आपको पटना में आजकल मिल जाता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि संभावनाएं, देखिए, मतलब गैर संगठित यानी असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर में काफी रही हैं। अगर सरकार ने ये मानना चाहिए कि एक औद्योगिक नीति बनाई है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 में बनाई, उसको फिर से रिवाइज किया 2022 में। धीमे धीमे काम हो रहा है, उतना नहीं हो रहा है, मगर देखिए बिहार में
जूट का काम होता था, टेक्सटाइल्स का काम होता था, सिल्क का काम होता है, तो बहुत कुछ होता है, छोटे स्तर पे होता है। अब उसको बढ़ाया कैसे जाए, उसमें उसके लिए सुझाव, मतलब हम अपने काम से में ये सुझाव दे रहे हैं कि ये आप करिए, ये कि माहौल सुरक्षा का बनाइए कुछ इलाकों में जहां इस प्रकार के क्लस्टर्स हैं। 112 क्लस्टर्स हैं डॉक्टर साहब, ये इस तरीके के सेक्टर्स के, मतलब जहां गन्ने का प्रोसेसिंग होती है, या मकई की प्रोसेसिंग होती है, या जूट की होती है, या सिल्क की होती है, वगैरह वगैरह। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर पुलिस का बंदोबस्त खास तौर से ऐसे 112 क्लस्टर्स में किया जाए, और जो रिक्त स्थान है पुलिस के वहां दिए जाएं, वहां शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण आपको कौशल प्रदान किया जाए, स्किल डेवलपमेंट का अच्छा इंतजाम किया जाए। स्किल की बच्चियां अगर पढ़ी लिखी जा रहे हैं, बच्चे अगर पढ़े लिखे जा रहे हैंगे, तो अगर जो उनको स्किल डेवलपमेंट का इंतजाम होना चाहिए था, वो इस सरकार ने नहीं किया है पिछले 20 साल में। वो बहुत बड़ी कमजोरी रही है, तो वो किया जाए। और अगर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट सरकार ऐसे सेक्टर, ऐसे लोकेशंस में, ज्योग्राफिक लोकेशंस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये ज्योग्राफिक 112 अगर हैं तो आप समझ सकते हैं कोई बहुत बड़ा प्रदेश नहीं हैगा, वो फैले हुए 112 असंगठित क्षेत्र के क्लस्टर्स हैं, ये ज्योग्राफिक क्लस्टर्स हैं। वहां आपने पुलिस भी बंदोबस्त कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया, तो काफी रोजगार पैदा हो सकता है। अब अगर इस असंगठित क्षेत्र में इस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग रोजगार पैदा होगा, तो उससे होगा, ढाढ़स बंधेगा, लोगों की हिम्मत बनेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं जा रहे हैं, युवाओं की और युवतियों की खासतौर से संख्या बढ़ रही है जो पढ़े लिखे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने शुरू में कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सेवाओं में अगर सरकार खर्च करके नियुक्तियां कर दे, तो वही रोजगार, बहुत 6 लाख तो रोजगार में सरकार में देने के लिए सरकार के पास संभावना है अगले 5 साल में। मतलब मैं इन 3 सेक्टर, टीचरों की नियुक्ति कर दें, कॉलेज की संख्या बढ़ गई है, कॉलेजों की में टीचर नियुक्त कर दें, डॉक्टर नर्सेज की नियुक्ति कर दें, स्कूल की संख्या बढ़ रही है, वहां पर नियुक्तियां कर दें, और कांस्टेबल्स की नियुक्तियां तेजी से बढ़ा दें। इन सब के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे भाई, अगर ये सब किया जाएगा तो ये संभावनाएं जरूर हैं, ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं है जी। एक तो अभी बिहार एक ऐसा स्टेट है जो राइट नाउ एक नया चीफ मिनिस्टर और एक नया गवर्नर उनके पास आया है। तो मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूं कि कुछ 2 या 3 ऐसे पॉलिसी रिकमेंडेशंस करें। आमिर, आई विल स्टार्ट विथ यू, के जो कैन कंट्रीब्यूट टू बिहार, मतलब जो किया जा सकता है। दे हैव कैश, उनके पास है, सरप्लस है बजट्स के पास, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं एज न्यू चीफ मिनिस्टर, न्यू गवर्नर, जिससे आप कह सकते हैं कि दोनों चीजें हो, एक तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिलीफ मिले इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक, और थोड़ा लॉन्ग टर्म भी कुछ कोशिश है तो। मुख्तार, वेरी बहुत सही और बड़ा इम्पोर्टेंट कि हम ये सवाल का जवाब दें। यू आर राइट, नया बिहार, नई गवर्नेंस, और बिहार से हमें बहुत तवक्कुआत है। मैं कहूं कि अगर हम वी लुक एट इट एज कि डेवलपमेंट इंडिया का औसतन बढ़ेगा अगर, तो वो बिहार से बढ़ेगा। यूपी और असम भी उसी लेवल पे हैं, लेकिन वहां से कम उम्मीदें हैं, बिहार से ज्यादा है। और तो इसके लिए जो 2-3 चीजें मैं कहना चाह रहा हूं, एक, इट इज बहुत जरूरी है कि हम ये एक्नॉलेज करें कि बिहार बहुत हेट्रोजिनस स्टेट है। बिहार एक स्टेट नहीं है। बिहार के अगर आप रीजन्स देखें तो वो मुख्तलिफ अलग अलग रीजन है। एक वो कैपिटल रीजन है, पटना, मैथिला। एक वो ईस्टर्न रीजन है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक वो रीजन जो नेपाल से बॉर्डर करता है। एक वो जो बंगाल से के बॉर्डर पे है। तो पहली चीज ये कि एक जो बड़ी अच्छी
अच्छा इनिशिएटिव लिया गया था, वो ईस्टर्न कॉरिडोर जो डेवलप करने का, वो उससे बिहार का बहुत फायदा हो सकता है। क्योंकि अगर वो ईस्ट देखिए, हमारा ट्रेड इंडिया में, ये जो शुरू में तुमने बताया था ना कि एक्सपोर्ट्स आर सो पुअर, एक बड़ी वजह ये है कि वहां से कहाँ जाएगा कोई एक्सपोर्ट करने। एक्सपोर्ट होता है सारा वेस्टर्न कोस्ट से। तो और हमारा ईस्टर्न ट्रेड बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज्ड और बिल्कुल ही नेग्लिजिबल रहा है। अगर हम ईस्टर्न ट्रेड को बढ़ावा देते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा बिहार को होगा, क्योंकि बिहार में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं। द ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ऑफ जूट, कॉटन, सिल्क, these are big strengths in बिहार। ये इन बिहार तीनों, से हाँ इन तीनों यस, इन तीनों चीजों को हमने इतना निगलेक्ट किया है। सो अ लार्ज प्रोपोर्शन द विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। दूसरी चीज, ऑल द हाई वैल्यू क्रॉप्स, एक बड़ी जो हम केस स्टडी पढ़ाया करते थे कॉलेज में, वाज द ट्रांसफॉर्मेशन इन लीची और वो उसी इलाके की है, द कारपेट इंडस्ट्री। सो देर आर अ नंबर ऑफ सच थिंग्स। अगर हम वहां पे बिहार में, पहली बात रीजनल फोकस की कर रहा हूं मैं, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम फोकस करें और ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ को लेवरेज करें तो बहुत फायदा होगा। दूसरे, देखिए बिहार अब भी तो ये कुछ सही कि ये लोग बिहार के लिए प्लान ना बनाए, 4 प्लान बनाए लोकल, रीजनल। वी गो लोकल। बल्कि मैं तो कुछ लोगों का उसमें भी साथ देने को तैयार हूं कि बिहार को एक बार और बांट दें हम। झारखंड बनाया था, अब एक और 2 और स्टेट बना। ये 130 बहुत ज्यादा, 13 करोड़ बहुत ज्यादा है। 4-5 करोड़ का स्टेट अच्छा होता है, लेकिन वो दैट इज फॉर अ डिफरेंट डिस्कशन। दूसरी चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में अब भी हालांकि पढ़ाई का लेवल बड़ा बड़ा लो है, बट पढ़ाई की इंपॉर्टेंस अब भी बहुत ज्यादा है। वो कल्चर कैपिटल जो बिहार में है ना, वो बहुत तगड़ा है। तो और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस रहे ऑल ओवर बिहार, नॉट जस्ट अजीमाबाद, नॉट जस्ट नालंदा, वो अभी बड़े, बोध गया, सीतामढ़ी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस। अयोध्या से ज्यादा तो लोग सीतामढ़ी जाते हैं, सारनाथ से ज्यादा बोध गया जाते हैं। तो अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हिस्टोरिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करते हैं तो ये बड़े नेग्लेक्टेड हैं। इनको अगर हम हेल्प करें तो ये दूसरी चीज होगी जो विच विल बी ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। द थर्ड थिंग दैट आई वांट टू से, आखिरी चीज, वो ये कि नितिन गडकरी साहब ने एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला रखा है इंडिया में, विच इज इथेनॉल। हम सब अपने पेट्रोल में 1/4 इथेनॉल लेके डालते हैं। ये इथेनॉल का प्रोडक्शन बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? सारा शुगर केन वहां होता है, सारी मेज वहां हो रही है, इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है बाकी मुल्क में। तो या तो अगर अगर इफ वी आर वेरी सीरियस अबाउट बिहार, देन द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार शुड इंसिस्ट कि हिंदुस्तान का 25% इथेनॉल बिहार से खरीदा जाए, 50% इफ आई कैन गो इवन फर्दर। तो उससे ना, इट विल बी अ रिमार्केबल वैल्यू एडिशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर को वहां पे बहुत बढ़ावा दे सकता है। तो मैं ये 3 स्पेसिफिक चीजें आई वांटेड टू शो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल डेवलपमेंट, द ईस्टर्न कॉरिडोर, डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न कॉरिडोर, एजुकेशन और टूरिज्म को बढ़ावा, और इथेनॉल से एग्रीकल्चर को बढ़ावा। थैंक क्या ये बात सच है कि बिहार से आईएएस ऑफिसर्स ज्यादा आते हैं बहुत कंपेयर टू बहुत ज्यादा होते हैं। संतोष जी? मेरे जी, मेरे बैच में 30 साल पहले 45 बिहारी लड़के लड़कियां, वाह। ज्यादातर लड़के एक्चुअली। और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स नहीं है। जी हाँ। और सारे जो पढ़ लिख जाते हैं, अपर कास्ट वाले या अपर ओबीसी वाले जो अच्छा पढ़ लिख जाते हैं, उनकी यही मनोकामना होती है न किसी तरीके से यूपीएससी निकल जाए, या बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, या रेलवेज, या पुलिस में आ जाए। तो देखिए, मैं 3-4 चीजों की बात करूंगा जो थोड़ा सा बहुत अच्छा वर्णन किया आमिर ने। मैं सबसे पहली बात इस बात को तवज्जो दूंगा कि बिहार में सरकारी स्थान इतने खाली हैं, इतने ज्यादा खाली हैं कि सरकार बहुत बेबस और बहुत कमजोर है। और बेबस और कमजोर सरकार
प्रदेश की जनता की सेवा नहीं कर सकते। तो ये जो रवैया रहा है कि पैसे बांटो और वोट लूटो, अभी ये वोट जो लूटा है, अभी आखिर में बिहार का इलेक्शन अभी हुआ है कि 10-10 हजार रुपए दे दो और फिर 2-2 लाख दे देंगे वगैरह, अगर ये सब चलेगा तो देखिए गाड़ी आगे बढ़ने नहीं वाली है। जब तक आप जीविका को सहारा नहीं देते, देखिए एक बहुत जीविका एक उनका स्वयंसेवी समूहों का कार्यक्रम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं के, वो काफी सफल हैं क्योंकि महिलाएं गांव में रहती हैं, कुछ खेती खेती में काम करती हैं, जो खेती में नहीं काम करती वो स्वयंसेवी समूह बनाए हैं, जीविका वाला काम चल रहा है। मगर बात यह है कि आप उस पर पैसे लुटा नहीं सकते। आपकी ये जो लुटाने वाली प्रवृत्ति है, इससे आपको फायदा नहीं होना है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले बिहार की सरकार के स्वास्थ्य सेवा और पुलिस कर्मियों की भर्तियों पे तवज्जो दें, पहली बात। दूसरी बात, आपको ये आज भी 50 से अधिक प्रतिशत जो कामगार लोग हैं, जो श्रमबल है, वो खेती में है। भारत में वो लगभग 46% है, मगर बिहार में वो 54% और हाल में बढ़ा है। अब इसका अर्थ यह है कि आप अगर खेती पे तवज्जो नहीं देंगे अपने बजट में तो ये सुधार नहीं होगा। क्या सुधार चाहते हैं हम? 3 सुधार चाहते हैं खेती के में। क्या हो सकता है? पहली चीज, गरीब प्रदेश भी ये काम कर चुके हैं। इसी हुआ ये था कि लालू यादव ने 25 साल पहले ये जो सरकारी मंडियां होती हैं, पूरे देश में जो मंडी होती है गांव के स्तर पे, जहां आकर के किसान आकर के अपना माल बेच सकता है, वो मंडियों को खत्म कर दिया था। क्यों खत्म कर दिया था? क्योंकि वो मंडियां अपर कास्ट वाले चलाते थे। और हुआ ये कि अच्छा नहीं, तो हुआ ये कि वहां पर उन्होंने उन मंडियों में उन्होंने यादवों की नियुक्ति कर दी। अब यादवों की नियुक्ति तो कर दी, मगर जब नीतीश कुमार आते हैं तो 2006 में वो ये इन मंडियों को, यानी कि एपीएमसी को, एग्रीकल्चर प्राइसेस और प्रोडक्ट जो मंडी होती है, वो मंडी को बंद खत्म कर दिया क्योंकि वहां पर यादव बैठे हुए थे। अब बिहार एक बहुत कम प्रदेशों में, हमारे देश के प्रदेशों में ऐसा प्रदेश है जहां पर एपीएमसी की मंडी, सरकारी मंडी नहीं होती। तो जो मंडियां हैं वो सिर्फ प्राइवेट हैं। अब वो प्राइवेट मंडी आम किसान से, छोटे किसान से पैसे उलीच लेती हैं। अब अगर सही दाम देना है तो आपको सरकारी मंडी को वापस लाना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। पहली बात एग्रीकल्चर में। दूसरा काम, अगर आप इन 4 पदार्थों के लिए न्यूनतम दाम घोषित कर दीजिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन से? आप धान के लिए, गेहूं के लिए, मक्का के लिए और गन्ना के लिए, ये 4 बड़े पदार्थ हैं। और इनको एमएसपी का अर्थ ये होता है कि सरकार ये घोषणा करे कि मार्केट में जो भी प्राइस है उससे नीचे अगर प्राइस गिरेगा तो सरकार खरीदेगी। ये सरकार का ये घोषणा का, एमएसपी का घोषणा का अर्थ ये नहीं होता कि वो सरकार सारा खरीद लेगी ना, तो सरकार पे बोझ नहीं आएगा। तो ये एमएसपी को। और तीसरी चीज, कुछ धान और गेहूं का प्रोक्योरमेंट लोकली, जैसे लोकली आमिर बात कर रहे थे, लोकल डेवलपमेंट, वो लोकली करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ भी बहुत गरीब प्रदेश है। लोकल प्रोक्योरमेंट भाजपा के राज में, रमन सिंह के राज में खूब जबरदस्त तौर से पनपा और उसके बाद से वो चला आ रहा है। तो खेती में बड़ी आमदनी हुई छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ से बिहार क्या सीख नहीं सकता है? तो ये इतना तो हो गया, ये तीन चीजें खेती के बारे में। पहला हो गया सरकारी नियुक्तियां, दूसरा हो गया खेती, और तीसरा मैं आखिरी जो कुछ चर्चा कर चुका कि जो 112 असंगठित क्षेत्र में क्लस्टर्स हैं,
जिन क्लस्टर्स की मैंने चर्चा करी, जूट है, सिल्क है, टेक्सटाइल्स है, मधुबनी पेंटिंग है, लीची है, इन सब चीजों में भारत सरकार पैसा देती है। तो अब भारत सरकार अगर पैसा दे रही है, आप उसका इस्तेमाल तब कर पाएंगे जब आप अपनी ओर से कुछ पैसा लगाइएगा। अब औद्योगिक नीति जिसकी चर्चा मैंने करी थी 2016 की और फिर 2022 में की, उसमें थोड़ी बहुत तो चर्चा है ये टेक्सटाइल्स इत्यादि की, मगर एक कोहेरेंट प्लान प्रोग्राम आप ये उम्मीद करिए क्लस्टर डेवलपमेंट का ऐसा बिहार में हो, ऐसा है नहीं। और वो अगर होगा, और ये जो आमिर ने बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, सड़कें बन गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्रामीण सड़क योजना की वजह से सड़कें बन गई हैं, उसके अलावा ये जो हाईवेज बन गए हैं, इन सब वजहों से आपकी सड़कें बन गई हैं, मोटरसाइकिलें खूब चल रही हैं, और इस वजह से अगर खेती चल निकलेगी और असंगठित क्षेत्र में ये मैन्युफैक्चरिंग चल निकलेगी तो रोजगार पैदा होगा। अगर असंगठित क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा होगा तो ये जो पलायन है वो काफी कम हो सकता है। स्थिति इस तरीके से धीमे धीमे अगर बदलेगी तो आप पाएंगे कि एक दिन 5-10 साल में ऐसा भी आएगा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर की इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज जो कम हो रही हैं, वो कम इसीलिए हो रही हैं क्योंकि कोई नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है, और जो बैंकों में सेविंग्स इकट्ठा है उसमें बढ़त हो रही है, उसका इस्तेमाल किया जाए। तो सरकार अगर मदद करे और ये जो बैंकों में सेविंग्स इकट्ठा हो रही है तो उसका इस्तेमाल हो और उसका निवेश होगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो इतना हमें निराश भी होने की आवश्यकता नहीं। जी भाई, दिस वाज वेरी वेरी प्रोडक्टिव और काफी मतलब इंफॉर्मेटिव था और थॉटफुल था। तो मुझे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर शेयरिंग सो मच अबाउट बिहार। बिहार इज एक 1/10 है इंडिया का तकरीबन, अगर 140 करोड़ तो 1/10 है बिहार। एंड इट इज कहते हैं कि चेन उतनी ही कमजोर होती है जितनी सबसे कमजोर कड़ी होती है उसकी। सो इट इज, आई थिंक कि जो इंडिया का ड्रीम है कि बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, एन अपर इनकम इकोनॉमी, तो इट हैज टू वर्क ऑन दिस। और मुझे लगता है कि वी आर गोइंग टू गो थ्रू थोड़ा बहुत रफ टाइम जब ये सेंसस होगा, फिर उसके बाद जो एलोकेशंस, जो पॉलिटिकल डिबेट्स होंगे पार्लियामेंट को लेकर वगैरह। तो बट आई थिंक इट इज़ ए गुड चांस कि जो नया चीफ मिनिस्टर, नए गवर्नर आए हैं बिहार, एक नई सरकार बन रही है वहाँ पर, सो दे मूव फॉरवर्ड एंड आई होप कि वो हमारे रिकमेंडेशंस पे थोड़े गौर फिक्र करें। तो आपके सुनने वालों को सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से अगर कोई सरकार से कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं, आईएएस ऑफिसर्स वगैरह अगर ये शोज देख रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू शेयर दिस शो विद दोज जिनको ये विल बी वेरी बेनिफिशियल टू देम। तो एनीवे, संतोष मेहरोत्रा साहब, आमिरुल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कन्वर्सेशंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये रिकॉर्डिंग तो मैंने रोक दी है। आई विल ट्राई टू हैव अ समरी पेज ऑफ दिस, वो भी मैं आपसे बाद में शेयर करूंगा। जी, कुछ ज्यादा चल गया मुझे लगता है, घंटा 5 मिनट। तो मैं क्या करूंगा, एक 3-4 दिन के बाद, आई एम एक्चुअली ट्रैवलिंग वेंसडे से, तो जब मैं वापस आऊंगा आई विल कट द एंड पार्ट आउट एंड मेक अ सेपरेट शो ऑफ दैट एंड रीरन इट। ओह रियली? ओके। तो अभी तो ये पूरा रन कर दूंगा, फिर उसके बाद जब भी मुझे कहीं एयरपोर्ट वगैरह पे टाइम मिला तो आई विल एडिट द just the recommendation part and make that a separate show. ओके, ठीक है सर? राइट। खुदा सर, हाफिज। आपको कुछ न्यू लाइंस की तरफ से कुछ आया? ओ एक सेकेंड, नहीं जी भाई, दिस वाज वेरी वेरी प्रोडक्टिव और काफी मतलब इंफॉर्मेटिव था और थॉटफुल था। तो मुझे आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फॉर शेयरिंग सो मच अबाउट बिहार। बिहार
एक 1/10 है इंडिया का तकरीबन, अगर 140 करोड़ तो 1/10 है बिहार। एंड इट इज कहते हैं कि चेन उतनी ही कमजोर होती है जितनी सबसे कमजोर कड़ी होती है उसकी। सो इट इज आई थिंक कि जो इंडिया का ड्रीम है कि बिकम अ डेवलप्ड कंट्री, एन अपर इनकम इकोनॉमी, तो इट हैज टू वर्क ऑन दिस। और मुझे लगता है कि वी आर गोइंग टू गो थ्रू थोड़ा बहुत रफ टाइम जब ये सेंसस होगा, फिर उसके बाद जो एलोकेशंस, जो पॉलिटिकल डिबेट्स होंगे पार्लियामेंट को लेकर वगैरह। तो बट आई थिंक इट इज़ ए गुड चांस कि जो नया चीफ मिनिस्टर, नए गवर्नर आए हैं बिहार, एक नई सरकार बन रही है वहाँ पर, सो दे मूव फॉरवर्ड एंड आई होप कि वो हमारे रिकमेंडेशंस पे थोड़े गौर फिक्र करें। तो आपके सुनने वालों को सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आप में से अगर कोई सरकार से कनेक्टेड हैं, गवर्नमेंट से कनेक्टेड हैं, IAS ऑफिसर्स वगैरह अगर ये शोज देख रहे हैं, तो प्लीज ट्राई टू शेयर दिस शो विद दोज जिनको ये विल बी वेरी बेनिफिशियल टू देम। तो एनीवे, संतोष मेहरोत्रा साहब, आमिरुल्लाह खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग कन्वर्सेशंस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।